रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी जो 1960s में टेक्सटाइल बिजनेस के रूप में शुरू हुई थी, आज हर बड़े सेक्टर में अपनी पकड़ बना चुकी है। पेट्रोकेमिकल से लेकर टेलीकॉम, रिटेल, फाइनेंस और अब ग्रीन एनर्जी तक रिलायंस हर जगह है। पर यह सब कैसे पॉसिबल हुआ? मुकेश अंबानी ने ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज यूज की जो उनको हर इंडस्ट्री में डोमिनेंट बनाती है, और इसका इंडियन इकोनॉमी और कंपटीटर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? चलिए इसी चीज को डिटेल में समझते हैं। रिलायंस दो पावरफुल स्ट्रैटेजीज फॉलो करता है, और इन दोनों चीजों को ध्यान से समझना। पहला वर्टिकल इंटीग्रेशन और दूसरा हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब है कि किसी एक इंडस्ट्रीज की पूरी सप्लाई चेन पे कंट्रोल रखना, यानी कि रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक रिलायंस सब कुछ खुद से मैनेज करे। और इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि रिलायंस क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है, और ये ऑयल्स को अपने ही जमुनानगर रिफाइनरी में रिफाइन भी करता है, और ऑयल्स को रिफाइन करने के बाद इसे अपने ही फ्यूल स्टेशन रिलायंस पेट्रोलियम के थ्रू डायरेक्ट बिक्री करता है। और इस मॉडल का फायदा ये होता है कि हर स्टेप पर कॉस्ट कंट्रोल होता है, प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होते हैं और थर्ड पार्टीज पर डिपेंडेंसी कम होती है। और अगर बात करें हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की, तो इसका सीधा सा मतलब है कि नए नए इंडस्ट्रीज में एंटर करना और मार्केट को कैप्चर करना। और इस अप्रोच से रिलायंस अपने प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों कंट्रोल करता है, ताकि किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट ना रहे। रिलायंस नए मार्केट्स में एंटर होने के लिए एक्विजिशंस का सहारा लेता है। आसान शब्दों में कहें तो रिलायंस नए मार्केट में जीरो से स्टार्ट करने के बजाय एस्टेब्लिश्ड कंपनीज को एक्वायर करके तुरंत मार्केट का लीडर बन जाता है। इनके कुछ बड़े टेक ओवर्स देखिए। ऑनलाइन फार्मेसी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए इन्होंने नेटमेट्स को एक्वायर किया। लग्जरी टॉय रिटेल मार्केट में एंट्री के लिए इन्होंने हैमलेस को एक्वायर किया। जियो प्लेटफॉर्म, ताकि मेटा, गूगल जैसे ग्लोबल टेक जायंट्स का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सके। 2016 में रिलायंस का सबसे बड़ा डिस्ट्रप्शन आया जियो के साथ। फ्री डेटा और फ्री कॉल्स ऑफर करके जियो ने वोडाफोन और आइडिया जैसे कंपटीटर्स को मुश्किल में डाल दिया। जब जियो मार्केट में डोमिनेट कर गया, तब प्राइसेस इंक्रीज करनी शुरू की, और यही रिलायंस का सबसे बड़ा गेम है। ये स्ट्रेटेजी रिलायंस ने रिटेल, ई कॉमर्स और स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे कि जियो सिनेमा में भी अप्लाई की, जिसमें पहले मार्केट कैप्चर करा और फिर ग्रेजुअली प्राइसेस बढ़ा दिया। रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ मार्केट स्ट्रेटेजी से नहीं, बल्कि पॉलिसीज और रेगुलेशंस का पूरा यूज करती है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि गवर्नमेंट के नए रूल्स कभी कभी रिलायंस के बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जियो का लॉन्चिंग ही देख लो। जब जियो आया तो उसको स्पेक्ट्रम एलोकेशन के रूल्स का एक एडवांटेज मिला, जो उसके रैपिड एक्सपेंशन में मददगार रहा। और साथ ही में 2020 में जो नए फार्म लॉज आए थे, उसके बाद स्पेकुलेशन थी कि रिलायंस एग्रीकल्चर और फूड सप्लाई चेन्स में और बड़ा रोल प्ले करेगा। डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है, लेकिन रिलायंस का पॉलिसी मेकिंग पर इम्पैक्ट एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना रहता है। रिलायंस की मार्केट स्ट्रेटेजी का असर सिर्फ इसके कंपटीटर्स पर नहीं, बल्कि पूरे इंडियन इकोनॉमी पर पड़ रहा है। कुछ चीजें पॉजिटिवली बदल रही है, तो कुछ लोग इसे एक मोनोपोली की शक्ल में देख रहे हैं। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि रिलायंस नए जॉब्स क्रिएट कर रहा है और नए इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट ला रहा है। और बात करें इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट की, तो वोडाफोन, आइडिया जैसी कंपनीज रिलायंस की एग्रेसिव प्राइसिंग की वजह से ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे आ गई हैं। फ्यूचर ग्रुप के साथ और भी कई रिटेल कंपनीज रिलायंस के एक्सपेंशन की वजह से क्रश हो चुकी हैं। छोटी बिजनेसेस और नए स्टार्टअप्स के लिए रिलायंस जैसे जायंट के अगेंस्ट कंपटीशन करना लगभग इम्पॉसिबल सा हो गया है। तो अब बात करते हैं कि क्या रिलायंस का एक्सपेंशन हमेशा चलेगा। तो मैं आपको बता दूं, रिलायंस के इतने ग्रोथ के बावजूद काफी चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि हाई डेप्ट लेवल जो कि एक्सपेंशन को रिस्की बना सकती हैं। ग्लोबल कंपटीटर्स जैसे अमेज़न, वॉलमार्ट और टेस्ला जो इंडियन मार्केट में एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज रिसेंट 5000 करोड़ का लॉस, जो मेनली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑयल टू केमिकल बिजनेस के परफॉर्मेंस से जुड़ा है। रिलायंस ने एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, पर शॉर्ट टर्म लॉसेज इसका एक्सपेंशन स्लो डाउन कर सकता है, और इन्वेस्टर्स इस बात को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। रिलायंस अब ग्रीन एनर्जी, एआई और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अपनी जगह बना रहा है। क्या ये इंडिया का सबसे डोमिनेंट बिजनेस बना रहेगा या नए चैलेंजेस फेस करेगा? आपको क्या लगता है, रिलायंस का एक्सपेंशन अच्छा है या एक मोनोपोली की तरफ जा रहा है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताएं।